प्रिय विद्यार्थी, मैं क्रांति सर क्लास 12 की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एक रिलेशन पढ़ा था और वो रिलेशन जो था वो हमें ओम के नियम का माइक्रोस्कोपिक व्यू बता रहा था कि आखिर एटॉमिक लेवल पर और माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ऐसा क्या हो रहा था जिसके कारण करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से संबंधित हो रहे थे। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा कि करंट डेंसिटी J बराबर एन ई स्क्वायर बटा एम इंटू टाउ और इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या हो गया, E हो गया। ये हमने व्यंजक प्राप्त किया था, ठीक है। और ये एक रिलेशन है जिसमें एक तरफ RHS में आपका इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी है और LHS में करंट डेंसिटी है और RHS में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये रिलेशन आपको बताता है कि किसी भी कंडक्टर में जो करंट डेंसिटी होगी वो प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसका मतलब है कि यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ा रहे हैं तो करंट डेंसिटी जो होगी या करंट का जो फ्लो होगा वो बढ़ेगा। अगर आप किसी कंडक्टर के अंदर या किसी कंडक्टर के सिरों के बीच या उसके टर्मिनल के बीच कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि करंट डेंसिटी का मान कितना होगा, शून्य होगा। इसका मतलब कोई करंट जनरेट नहीं होगा, ठीक है। साथ में आप देखिए कि यहाँ आपको एक ऐसी क्वांटिटी मिलती है जो देखने में कांस्टेंट लग रही है, ठीक है। और इस क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। तो कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल या कंडक्टर, ओके। और इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा द्वारा और इसका मान होगा एन ई स्क्वायर बाई एम इंटू टाउ, ठीक है, ओके। आप इसको एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि आप लिख सकते हैं कि जे वेक्टर इक्वल टू सिग्मा इंटू ई वेक्टर और सिग्मा इक्वल टू होगा जे वेक्टर बटा ई वेक्टर। अब देखिए यहाँ जो सिग्मा है यह इसका जो सूत्र है एन ई स्क्वायर बटा एम इंटू टाउ, ये आपको बता रहा है कि कंडक्टिविटी का माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्म स्तर पर, माइक्रोस्कोपिक स्तर पर, कंडक्टर के अंदर माइक्रोस्कोपिक स्तर पर उसका डेफिनेशन क्या होगा। देखिए यहाँ पर किसी भी कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है यह n के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि यदि किसी कंडक्टर में के यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर अगर बढ़ रहे हैं, अधिक हैं, तो कंडक्टिविटी क्या होगी, अधिक होगी, क्योंकि नंबर्स ऑफ फ्री चार्ज कैरियर यदि अधिक होंगे तो करंट जो होगा वो अधिक फ्लो होगा और इस कारण क्या होगा, उसकी कंडक्टिविटी अधिक मानी जाएगी। विद्यार्थी यहाँ पर आप देखिए मास ऑफ चार्ज कैरियर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, कंडक्टिविटी के है। तो आप ये जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के कारण ही कंडक्शन होता है। इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 2000 गुना कम होता है विथ रिस्पेक्ट टू द एनी पॉजिटिव आयन। तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि जो कंडक्टिविटी होगी, किसी भी कंडक्टर के अंदर कंडक्टिविटी होगी तो कंडक्टिविटी दो प्रकार की होगी, इलेक्ट्रॉन के कारण और पॉजिटिव आयन के कारण। तो इलेक्ट्रॉन के कारण जो कंडक्टिविटी होगी, इलेक्ट्रॉन के मास के बहुत कम होने के कारण विथ रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव आयन, इसकी कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन के कारण कंडक्टिविटी किसी भी पॉजिटिव आयन के कारण कंडक्टिविटी की अपेक्षा क्या होगी, बहुत बहुत अधिक होगी। इसलिए जो आपका नेट करंट जो होता है किसी भी कंडक्टर में वो किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण। थोड़ा सा गौर कीजिए, ई तो कांस्टेंट है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक क्वांटिटी है टाउ और ये टाउ जो क्वांटिटी है इसको हम लोग कहते हैं मीन फ्री टाइम। अब ये क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी, और ये क्वांटिटी यदि घट रही है तो कंडक्टिविटी क्या होगी, घटेगी। आइए थोड़ा सा देखते हैं टाउ क्या होता है, जिसको मैंने पहले क्लास में भी दिखाया है। आप जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जिगजैग मोशन करते हैं, वो ब्राउनियन मोशन करते हैं, वो रैंडम मोशन करते हैं, ठीक है। और इस मोशन से जो वेलोसिटी पैदा होती है उसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो टाउ जो है वो मीन फ्री टाइम है और यह टाइम का वो एवरेज वैल्यू है जो दो क्रमागत टक्करों के बीच कोई भी चार्ज कैरियर लैप्स करता है या लेता है, ठीक है। चूँकि जब ये ब्राउनियन मोशन करेंगे या रैंडम मोशन हम इसको करेंगे, जिगजैग मोशन करेंगे, तो हर एक अलग अलग दो क्रमागत टक्करों के बीच समय अलग अलग लगेगा। लेकिन अगर हम उसका एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू जो होगा वो आपको टाउ कहा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए
कि थोड़ा सा गौर करते हैं, अगर चार्ज कैरियर की जो थर्मल वेलोसिटी है, थर्मल वेलोसिटी आप कह सकते हैं कि जब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर ये जो ब्राउनियन मोशन कर रहे हैं या जिगजैग मोशन कर रहे हैं, इसके कारण जो इसकी वेलोसिटी है यहाँ पर, अगर ये वेलोसिटी कम है तो इसका मतलब है कि यह ज़्यादा समय लेंगे दो क्रमागत टक्करों के बीच में। या फिर आप ये कह सकते हैं कि यदि दो आयनों के बीच का जो डिस्टेंस है यदि बड़ा है तो इसका मतलब है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd पर दो क्रमागत टक्करों के बीच आयन को अधिक से अधिक समय मिलेगा फ्री मोशन करने के लिए, एक्सेलरेटेड मोशन करने के लिए। तो इस पूरे प्रक्रिया में क्या होगा, टाउ का मान जो होगा वो अधिक हो जाएगा और कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो कंडक्टिविटी जो होती है वो टाउ के प्रोपोर्शनल होती है। और टाउ देखिए ज़्यादा सब डायरेक्टली जो रिलेशन होता है सिग्मा और टाउ का वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। लेकिन अगर टाउ जो होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। थोड़ा सा गौर करते हैं, मान लेते हैं हम इसको T बराबर 0 डिग्री C पर इसका स्टडी कर रहे हैं। T बराबर 0 डिग्री C पर हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd है और ये वेलोसिटी से क्या होगा कि यह दो क्रमागत टक्करों के बीच, ये आपका एक आयन है, ये दूसरा आयन है और ये इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन जब मोशन कर रहे हैं, एक्सेलरेट हो रहे हैं, तो दो क्रमागत टक्करों के बीच वो समय जो ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, टाउ 1 ले रहे हैं। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, यदि आप टेम्परेचर को बढ़ाकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिए या 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिए, तो टेम्परेचर जब आप बढ़ाते हैं तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होगी इस इलेक्ट्रॉन की वो क्या होगी, बढ़ेगी। क्योंकि थर्मल फिजिक्स में मैंने आपको पढ़ाया था, या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में मैंने आपको पढ़ाया था कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मॉलिक्यूल की बढ़ती है, और वो काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2 बोल्ट्जमान कांस्टेंट Kb इंटू T। तो अब ये जो गैस फ्री गैस, जो गैस का मॉडल है, जो जिसको आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ते हैं, तो किसी भी मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन गैस की तरह व्यवहार करते हैं। उनका व्यवहार वैसा ही होता है जैसे लगता है कि ये इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि क्या है, गैस के मॉलिक्यूल हैं, और ये फ्री गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, और ये पूरे जैसे बर्तन में गैस मोशन करते हैं उसी प्रकार से यह मेटल के सरफेस पर क्या करते हैं, मोशन करते रहते हैं। तो आप फ्री गैस मॉडल, फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल भी इसको बोलते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल वैसा ही मॉडल होता है जैसे गैस मोशन करते हैं, गैस का मॉडल होता है, आइडियल गैस का मॉडल होता है। तो हम वो गणित इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए टेम्परेचर जो है वो काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन है। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और इसके कारण क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ेगी, और दो क्रमागत टक्करों के बीच अब कम समय लगेगा, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ जाने के कारण काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी, और ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा वो तेज हो जाएगा, और इसके कारण टाउ का जो मान होगा वो क्या होगा, घट जाएगा। टाइम पीरियड क्या होगा, दो क्रमागत टक्करों के बीच जो टाइम लग रहा है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, और डिक्रीज कर जाने से कारण क्या होगा, टाउ का मान कम होगा तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है आप यहाँ दिखा सकते हैं कि सिग्मा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/, टेम्परेचर T, और यहाँ पर आप लिखेंगे कि टेम्परेचर के बढ़ने पर कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी घटती है। कंडक्टिविटी का मान क्या होता है, कम होता है। ओके, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और थोड़ा सा इसका ग्राफ देख लेते हैं कैसे ये डिक्रीज करती है। तो अगर आप इसका ग्राफ देखना चाहेंगे तो बहुत इजी है इसका ग्राफ। ये आप सिग्मा ले लो, वाई अक्ष पर आप सिग्मा ले लो, और एक्स अक्ष पर आप टेम्परेचर को रख दो, और ये कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक होगा। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा इस सिग्मा को आपने समझा कि सिग्मा किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर देखिए कंडक्टिविटी का डेफिनेशन यदि है तो यहाँ से अगर आप डेफिनेशन लिखें तो ये कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है, क्योंकि इसमें सारी जो राशि है वो माइक्रोस्कोपिक राशि है, क्वांटम लेवल की राशियाँ हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन का मास, टाउ, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ जो क्वांटिटी है ये मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है, ठीक है, जिसको आप बढ़िया से मेजर कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए सिग्मा बराबर J/E है, तो J क्या है, करंट डेंसिटी, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको आप लिख सकते हैं कि यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड पर करंट डेंसिटी का मान उस मटेरियल की कंडक्टिविटी बताता है। तो यूनिट
ई फील्ड ई पर जे वेक्टर मतलब करंट डेंसिटी का मान क्या बताता है, सिग्मा का मान बताता है। मतलब सिग्मा की एक और परिभाषा हो जाएगी कंडक्टिविटी की कि पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड पर करंट डेंसिटी का जो मान होता है वह उस कंडक्टर की कंडक्टिविटी या उस मटेरियल की कंडक्टिविटी बताता है। कोई दिक्कत? तो आपने यहाँ क्या सीखा, आपने आपने पिछले वाले जो वीडियो थे उसमें आपने देखा कि J बराबर NE² m टाउ इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई होता है, जिसमें हमने इस क्वांटिटी को सिग्मा मान लिया है जो कंडक्टिविटी है, और कंडक्टिविटी जो होती है वो नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर और टाउ और मास पर डिपेंड करती है। मास चूंकि इलेक्ट्रॉन का जो होता है 2000 गुना स्मॉलेस्ट होता है विथ रिस्पेक्ट टू द एनी पॉजिटिव आयन, इसलिए क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द जो कंडक्टिविटी उत्पन्न होती है किसी कंडक्टर में वो किसके कारण होती है, इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। साथ ही हमने यहाँ ये दिखाया है कि सिग्मा बराबर J/E होगा, और ये बताया गया कि पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड पर अगर हम किसी कंडक्टर के सरफेस पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं और जितना करंट डेंसिटी फ्लो होगा वही उसकी कंडक्टिविटी कहलाएगा। ओके, यूनिट कितना हो जाएगा, कंडक्टिविटी का जो यूनिट होता है, यूनिट जो होगा वो हो जाएगा आपको ओम मीटर। कितना हो जाएगा, नहीं सॉरी ओम मीटर नहीं, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा। ओके, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। ठीक है, एक और राशि है जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं, और वो राशि जो होती है वो कंडक्टिविटी का इनवर्स होती है, और इसको हम लोग कहते हैं रेसिस्टिविटी। ये राशि हमें यह बताती है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट डेंसिटी का फ्लो कितना मुश्किल होता है, वो उसके मुश्किल को बताती है, और इसको हम लोग कहते हैं रेसिस्टिविटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोधकता। ओके, प्रतिरोधकता को गौर करते हैं। प्रतिरोधकता को हम रो द्वारा सूचित करते हैं, और इसका जो मान होता है वो होता है 1/σ, जिसको आप डिफिनेशन में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि कंडक्टिविटी का इनवर्स मतलब कंडक्टिविटी का व्युत्क्रम, इनवर्स का मतलब होता है कंडक्टिविटी का व्युत्क्रम क्या कहला जाता है, रेसिस्टिविटी कहलाता है। ओके, अब देखिए रेसिस्टिविटी का जो भी व्यवहार होगा वो कंडक्टिविटी के इनवर्स होगा। तो सबसे पहले रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं, 1 कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी है NE² m टाउ, तो ये हो जाएगा आपको m/NE² टाउ, ये रेसिस्टिविटी का मास हो गया। अब देखिए रेसिस्टिविटी का मान हो गया। अब देखिए अगर चार्ज कैरियर का मास अधिक है तो इसका मतलब है कि उस कंडक्टर के अंदर उस कंडक्टर की रेसिस्टिविटी अधिक है। एन का मान जितना ही कम होगा, मतलब नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इन कंडक्टर जितने ही कम होंगे रेसिस्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। इसका मतलब करंट का फ्लो, करंट डेंसिटी का फ्लो उतना ही मुश्किल होगा। यहाँ देखिए टाउ, टाइम दो क्रमागत टक्करों के बीच लगने वाला यदि समय बढ़ेगा तो रेसिस्टिविटी घटेगी, और घटेगा तो रेसिस्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। अब यहाँ पर देखिए विद्यार्थी, टेम्परेचर पर प्रभाव, सिग्मा प्रोपोर्शनल है 1/T का, लेकिन सिग्मा प्रोपोर्शनल है किसका, रो प्रोपोर्शनल है 1/σ का। तो इसका मतलब रो जो होगा वो प्रोपोर्शनल किसके होगा, टेम्परेचर T के होगा। इसका मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं किसी, ये कंडक्टर के लिए है, सेमीकंडक्टर के लिए उल्टा हो जाता है। फॉर कंडक्टर, किसी कंडक्टर के लिए यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो उसकी रेसिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसका मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर के अंदर करंट का जो फ्लो होगा वो बाधित होता है, वो मुश्किल हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर आप हाँ इसको ग्राफ में भी आप दिखा सकते हैं। ये है आपका रो और ये है आपका टी, और ये आपका ग्राफ हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो रेसिस्टिविटी यहाँ मैंने दिखाया है। ओके, चूंकि एकदम ऐसा ही ग्राफ नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये मैंने कंडक्टर के लिए दिखाया है। इसमें 0 केल्विन टेम्परेचर पर ये जिसका जो बिहेवियर होता है वो इस मैथ का पालन नहीं करता है। वो बिहेवियर जो होता है वो सुपर कंडक्टिविटी कहलाता है। और क्या होता है कि जब आप लोअर टेम्परेचर पर आते हैं 4 केल्विन टेम्परेचर पर, तो एकाएक आपकी जो रेसिस्टिविटी है वो डिक्रीज होकर 0 हो जाती है। ठीक है, तो हम अपने कंडक्टर के लिए ये लाइन है, और ये जो लाइन है वो आपको
सुपर कंडक्टर मटेरियल के लिए हो गया 4 केल्विन 4.2 केल्विन टेम्परेचर पर। ओके, तो इसका मतलब है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेसिस्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। ओके, एक और डेफिनेशन यहाँ से, रो सिग्मा इक्वल टू कितना है, ध्यान दीजिए, सिग्मा इक्वल टू जे बाई ई है, तो इसलिए रो इक्वल टू होगा ई बाई जे। कितना होगा, रो इक्वल टू ई बाई जे हो जाएगा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड बटा करंट डेंसिटी का जो अनुपात होता है वो आपको क्या कहा जाता है, आपको रेसिस्टिविटी कहा जाता है। रेसिस्टिविटी का यूनिट कितना होगा, कंडक्टिविटी का यूनिट यहाँ देखिए ओम इनवर्स मीटर इनवर्स है, तो इसका हो जाएगा ओम इंटू मीटर। तो यूनिट कितना होगा रेसिस्टिविटी का, ओम इंटू मीटर। तो अब हम लोग तैयार हैं अपने स्टडी को करने के लिए, और अब हम ओम के नियम को यहाँ स्टडी करेंगे। चूंकि हमने ओम के नियम को स्टडी कर लिया है, अब ये देखिए यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कि रियल में हमने ओम के नियम को स्टडी तो कर ही लिया है। यहाँ देखिए माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ओम के नियम को, उसके बाद हम ओम का जो नियम होता है जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा उसको बताएंगे, जो आप 10th में पढ़े थे। तो रो इक्वल टू ई बटा जे है, मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, तो ई बराबर आपका हो जाएगा रो इंटू जे। ओके, ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन जो होता है यही ओम का नियम है। अब आप कहेंगे सर ये ओम के नियम कैसे है, तो आइए हम देखते हैं। चलिए इसी रिलेशन से हम ओम का नियम निकाल रहे हैं, ओम लॉ। ओम्स लॉ के बारे में सबसे पहले अगर आप ओम्स लॉ पढ़ते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि आप कांस्टेंट टेम्परेचर पर ओम के नियम को पढ़ रहे हैं। क्योंकि टेम्परेचर के इफेक्ट को मैंने यहाँ दिखाया है, लेकिन ओम के नियम को पढ़ने के वक्त हम लोग टेम्परेचर को क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। तो हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हैं और ओम के नियम का स्टडी कर रहे हैं। मैं इस चीज़ को मिटा सकता हूँ, यहाँ मिटा दे रहा हूँ, क्योंकि आपको पीडीएफ के तौर पर आपको आपका मटेरियल मिल जाएगा, इसलिए आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप उसको ऑब्जेक्टिव के तौर पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, ओम्स लॉ। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर समथिंग समथिंग होता है। मैं नहीं जानता हूं क्या होता है, आप भी नहीं जानते हैं क्या होता है, पहले देखते हैं होता क्या है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर उसको हम खाली जगह छोड़ दिया, यहां हम भरेंगे। सबसे पहले आप एक कंडक्टर लो, आपने एक कंडक्टर लिया है और इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया, इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इस कंडक्टर का जो लेंथ है उसको मैंने एल लिया है, और इस कंडक्टर के सिरों पर एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई किया गया है। ओके, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने अप्लाई किया है, और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इसको मेजर करने के लिए यहाँ आप एक वोल्ट मीटर लगा दो। क्या लगा दो? वोल्ट मीटर लगा दो। ये आपका भी हो गया। अब ये वोल्ट मीटर ये आपको कंडक्टर के सिरों के बीच जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसको मेजर करेगा। ठीक है, वायर में आप सीरीज में एक एम्पियर मीटर लगा दो, क्योंकि आप जानते हैं कि वोल्ट मीटर पैरेलल में जुड़े होते हैं और एम्पियर मीटर सीरीज में जुड़े होते हैं, और नहीं जानते हैं तो मैं इसको पढ़ाऊंगा भी। ठीक है, जब मैं इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा तब। चलिए, बहुत अच्छा। अब क्या होगा कि इसके कारण इस मटेरियल में, इस कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसकी दिशा लेफ्ट से किधर होगी? राइट होगी, क्योंकि लेफ्ट सरफेस हायर पोटेंशियल पर है और राइट सरफेस लोअर पोटेंशियल पर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हायर से किधर होते हैं? लोअर होते हैं। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, बहुत अच्छा। और करंट कितना फॉलो कर रहा है इसमें? अब करंट इसमें फॉलो कर रहा है, हम ले लेते हैं इसको आई मान लेते हैं। करंट को मैंने कितना मान लिया? आई मान लिया है। इस मटेरियल की जो रेसिस्टिविटी है वो है, इसको मैंने रो लिया है। ओके, अब चलिए, चूंकि आप क्या जानते हैं, चूंकि आप जानते हैं वहां कि रो इक्वल टू ई बटा जे है ना, रो इक्वल टू ई बाई जे, हम स्केलर फॉर्म में इसको लिख रहे हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ई बराबर होगा आपको रो इंटू जे हो जाएगा। चलिए, अब आप ई और जे का मान हमको पुट करना है उन राशि के पदों में जिसको हम आसानी से मेजर कर सकते हैं, जैसे वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस भी, करंट आई। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम ई को लिख रहे हैं। ई का मान क्या हो जाएगा? मैं थोड़ा ऊपर आ जा रहा हूँ ना, वो देखने में दिक्कत नहीं हो। यहाँ देखिए,
ई, ये लेंथ कितना है, एल है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, भी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बराबर होता है ई डॉट डी आर इंटीग्रेशन। याद आ रहा है आपको? ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए मैग्नीट्यूड में यहाँ माइनस होता है, लेकिन मैं केवल मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ। तो v बराबर ई डॉट डी आर। ई तो कांस्टेंट है ना कंडक्टर के सरफेस के बीच में, और डी आर कितना है, ये वाला जो डिस्टेंस है पूरा, तो ये इसकी लंबाई एल है, तो ई इंटू एल। तो v बराबर कितना हो जाएगा, ई इंटू एल हो जाएगा। ओके, साथ में J बराबर कितना हो जाएगा, करंट डेंसिटी बराबर करंट ए और क्रॉस सेक्शन एरिया, करंट आई और क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये फॉर्मूला है। इन दोनों को उठाकर इसमें हम पुट कर रहे हैं। चलिए हम यहाँ पुट कर दें, तो हो जाएगा आपको ई के जगह पर हो जाएगा v बाई एल। ये देखिए ई बराबर कितना होगा, v बाई एल हो जाएगा, बराबर रो इंटू करंट डेंसिटी J बराबर होगा I बटा ए। ओके, तो यहाँ हो जाएगा आपको v, यही जस का तस, और बराबर रो, और ऊपर हो जाएगा L बटा ए, और इंटू क्या हो जाएगा I। अब ये देखिए जो कोष्ठ में मैंने जो क्वांटिटी रखी है, ये क्वांटिटी रो L बाई ए, ये रो तो मटेरियल की कंडक्टिविटी है जो कांस्टेंट है, L लेंथ है, और A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। और ये जो कोस्ट वाली जो क्वांटिटी है वो पूरी क्वांटिटी हमने अभी कांस्टेंट ली है। और इस क्वांटिटी को अगर हम कांस्टेंट लेते हैं तो हम लिखेंगे V बराबर कांस्टेंट R, ये एक कांस्टेंट होता है जिसको मैं R से डिनोट कर रहा हूँ, और इंटू I। और जहाँ R जो होता है, वेयर R बराबर रो L बाई ए इज कॉल्ड रेसिस्टेंस ऑफ बॉडी, या रेसिस्टेंस ऑफ वायर, या रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिरोध। ठीक है, ये क्या है, प्रतिरोध है। तो यहाँ R एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग रेसिस्टेंस या प्रतिरोध कहते हैं कंडक्टर का या मटेरियल का। ओके, R का मात्रक ओम होता है, ये आप मैट्रिक में भी पढ़ चुके हैं। तो R का मात्रक क्या होता है, R का यूनिट होता है आपको ओम। ओके, अब यहाँ पर देखिए, चूंकि आपको याद आ रहा था मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया था, और ये ग्राफ जो था वो आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड E हो गया, और ये करंट डेंसिटी J हो गया, और ये आपको हो गया आपको रेसिस्टिविटी का जो ग्राफ था, इसको मैंने यहाँ दिखाया था, E बराबर रो इंटू J वाला। ठीक है, ये E बराबर रो इंटू J। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को रखते हैं y एक्सिस पर, करंट डेंसिटी को रखते हैं J एक्सिस पर, तो इसका जो स्लोप होता है वो आपको रेसिस्टिविटी रो बताता है। अब देखिए ऐसा ही ग्राफ यहाँ आ रहा है, अंतर बस ये है कि y एक्सिस पर आपको v रखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और x एक्सिस पर आपको क्या रखना है, I रखना है। v जो है वो किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड से, और I जो है वो किससे रिलेटेड है, वो है आपको करंट डेंसिटी से। और अगर आप इनका ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं इन दोनों के बीच, तो ये ग्राफ भी कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। देखिए यहाँ पर, और ये स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वो आपको क्या कहा जाएगा, रेसिस्टेंस कहा जाएगा। तो स्लोप बराबर R, और बराबर अगर यहाँ आप एंगल ले रहे हैं तो कितना लिखेंगे, tan थीटा। तो इस प्रकार से V और I क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, और इनके बीच जो खींचा गया ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन में आएगा। और चूंकि ये y बराबर mx के फॉर्म में है, क्योंकि v बराबर r इंटू आई है, तो ये y बराबर mx के फॉर्म में है, और प्लस c के जगह पर कितना है, 0 है। तो ये कहाँ से शुरू होंगे, ओरिजिन से शुरू होंगे, और ये ओरिजिन से शुरू होंगे और स्ट्रेट लाइन बढ़ेंगे। अब इस ग्राफ को देखिए, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस 0 करते हैं तो करंट भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब आप अगर इस सर्किट को ऑफ कर देते हैं, यहाँ अगर आप एक स्विच लगा देते हैं, और ये स्विच अगर आप ऑफ कर देते हैं, तो इसका मतलब है कंडक्टर के सरफेस पर, कंडक्टर के टर्मिनल पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई नहीं हो रहा है, और इसका मतलब है कि V का मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो करंट भी कितना हो जाएगा, 0। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं तो करंट का भी मान क्या होगा, बढ़ेगा। और ये तमाम जो घटनाएं होंगी उसको आपको कब लेना है,
कांस्टेंट टेम्परेचर पर, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पर रो का मान क्या होता है, कांस्टेंट होगा। अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो रो का मान भी क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा, और आपका ये जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन ना होकर यानी कर्व लाइन हो जाएगा, कर्व की तरह हो जाएगा। ओके, तो ये जो रूल है इसको हम लोग कहते हैं ओम का नियम, और ये अब हम इसको लिख रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी कंडक्टर में प्रवाहित विद्युत धारा कंडक्टर के सिरों पर आरोपित विभव या विभवांतर के समानुपाती होती है। ओके, कोई दिक्कत यहां तक? तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी वायर में प्रवाहित धारा उस वायर के या उस कंडक्टर के टर्मिनल पर जो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करते हैं उसके प्रोपोर्शनल होती है। ओके, और इस चीज को मैंने यहाँ प्योरली आपको प्रूफ करके दिखा भी दिया है। विद्यार्थी, यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद हम ओम के नियम का सत्यापन देखेंगे, और ये ओम के नियम के सत्यापन के लिए हम आपको एक वीडियो भी डालेंगे, और जिससे आप ओम के नियम के सत्यापन को एक वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको उस आपके चैनल पर भी इसको डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास आपसे जब मिल रहे हैं, जो कि आज की क्लासेस उतनी बड़ी नहीं हुई, तो हम रेसिस्टेंस पर बात करेंगे, रेसिस्टेंस आर पर बात करेंगे, और ये आर का जो मान है वो रो एल बटा क्या है, ए है। मतलब आर का जो मान है वो रो मतलब मटेरियल की प्रकृति पर डिपेंड करता है, और साथ में एल बाई ए मतलब मटेरियल की या कंडक्टर की ज्योमेट्री पर भी डिपेंड करता है। और हम देखेंगे कि अन्य कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो प्रभावित कर सकते हैं किसी कंडक्टर के रेसिस्टेंस को। ओके, तो हम फिर मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, और तब तक के लिए आप पढ़ाई कीजिए। ओके, थैंक यू।